के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव के आगमन को देखते हुए प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू ने मणिकर्णिका घाट पहुंचकर किया सफाई का कार्य। भाजपा द्वारा सहकारिता समिति की गई बैठक। बरेका में कोरोना योद्धा गौरव सम्मान का हुआ आयोजन। और सारनाथ बराईपुर निवासी सुनीता भारद्वाज ने राष्ट्रीय स्तर पर तीरंदाजी प्रतियोगिता में प्राप्त किया रजत पदक। और अब खबरें विस्तार से। शारदीय नवरात्र के तीसरे दिन मान्यतानुसार भक्तों ने मां चंद्रघंटा के दरबार में हाजिरी लगाई। शारदीय नवरात्र के तीसरे दिन मां दुर्गा की तीसरी शक्ति भगवती चंद्रघंटा की उपासना व आराधना की मान्यता है। मां का ये स्वरूप परम शांतिदायक एवं कल्याणकारी है। इनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, इसी कारण मां को चंद्रघंटा कहा जाता है। स्वर्ण की कांति वाली मां की 10 भुजाएं हैं, इनमें खड्ग, बाण, गदा आदि अस्त्र हैं। मां सिंह पर सवार युद्ध में जाने को उद्यत दिखती हैं। इनके घंटे की भयानक ध्वनि से असुर सदैव भयभीत रहते हैं। साधक के समस्त पाप ताप एवं बाधाएं भवानी की कृपा से स्वतः दूर हो जाती है। प्रेत बाधा आदि से भी मां मुक्ति देती हैं। काशी में चंद्रघंटा देवी का मंदिर चौक स्थित चंद्रघंटा गली में है, जहां सुबह से ही भक्तों की कतार लगी रही। श्रद्धालुओं ने मां को नारियल, चुनरी, माला, फूल इत्यादि अर्पित कर उनका विधिवत पूजन किया, साथ ही जीवन मंगल की कामना की। इस अवसर पर मंदिर परिक्षेत्र में सुरक्षा की दृष्टि से व्यापक प्रबंध किए गए थे। इसके साथ ही माला, फूल इत्यादि की दुकानें भी सजी रहीं। गुरुजी, आज किस माता का पूजन अर्चन चल रहा है और क्या फल मिलता है? क्या नवरात्र का तीसरा दिन है। प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटा। आज चंद्रघंटा देवी के दर्शन पूजन का विधान है। इनका स्वरूप स्वर्ण के समान चमकीला है। इनके मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित है और इनके 10 भुजाओं में अस्त्र शस्त्र एवं घंटियां हैं। भगवती दुष्ट असुरों का संहार अपने घंटे की नाद यानी घंटे की ध्वनि मात्र से करती है। और काशी के लोगों की, काशी वासियों की विशेष मान्यता ये है कि यहाँ जब भी किसी का अंतिम समय होता है, जब भी किसी के प्राण निकलते हैं, तो माँ उनके कंठ में विराज के अपने घंटे की ध्वनि से उनको मोक्ष की प्राप्ति करवाती है। और आज नवरात्र का तीसरा दिन है। भक्त बड़ी संख्या में आकर माँ का दर्शन करते हैं, नारियल, प्रसाद, चुंदरी आदि भेंट करते हैं और उनकी जैसी मनोकामना रहती है माँ सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। रवि जी, किस देवी का दर्शन करने आए आज? आज चंद्रघंटा देवी का दर्शन है तीसरे दिन। अच्छा, तो माँ का दर्शन करने आए हैं। तो क्या है, माँ का दर्शन करते हैं, क्या मांगते हैं माँ से? जिस तरह से कोरोना से भी बड़े हैं लोग। देखिए, माँ से दर्शन करने पे माँ से जो भी मांगा जाता है चंद्रघंटा देवी माँ से वो पूर्ति होती है। और आज से नहीं कर रहे हैं, काफ़ी सालों से कर रहे हैं। कोविड को लेके भी जो परेशानियाँ थी उसके लिए भी, समाज के हित के लिए भी माँ से मांगा गया, लेकिन ऐसी कोई दिक्कतें नहीं आती हैं। जो भी यहाँ दर्शन करते हैं, दर्शन से सभी को लाभ मिलता है। जो भी दर्शनार्थी यहाँ रोज अगर दर्शन कर रहे हैं तो उनकी हर मुक्ति से प्राप्ति होती, मतलब हर मुक्ति होती है उनकी। कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव के आगमन को देखते हुए प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू ने मणिकर्णिका घाट पहुंचकर सफाई का कार्य किया। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के होने वाले दौरे को देखते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय सिंह लल्लू वाराणसी पहुंचे हैं। प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू ने मणिकर्णिका घाट पहुंचकर हाथों में झाड़ू लेकर सफाई का कार्य किया। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय राय, राजेश मिश्रा, राघवेंद्र चौबे मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी को लखीमपुर खीरी जाने से रोका गया और 4 दिन तक हिरासत में रखा गया। सीतापुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा प्रियंका गांधी को रोका गया। प्रियंका गांधी मृतक के परिजनों से मिलकर सांत्वना देने के लिए जा रही थी। उन्होंने कहा कि हर भारतीय महिला सुबह अपने घर की सफाई करती है। यूपी के सीएम ने प्रियंका गांधी के सफाई कार्य पर शर्मनाक बयान दिया कि प्रियंका गांधी सफाई करने के ही योग्य हैं। प्रदेश में महिला, दलित और सफाई कर्मियों का योगी आदित्यनाथ ने अपमान करने का काम किया है। हम कांग्रेसी आज झाड़ू लगाकर ये बताना चाहते हैं कि हम झाड़ू लगाने को भी सम्मान और स्वाभिमान की दृष्टि से देखते हैं।
इसी झाड़ू से सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी आदित्यनाथ ने जब आदरणीय प्रियंका गांधी जी लखीमपुर मृतक परिजनों से मिलकर संवेदना व्यक्त करना चाहती थी तो उन्हें रोककर 4 दिन तक हिरासत में रखा। आप सभी जानते हैं कि सवेरे सोकर उठने के बाद हर घर की महिलाएं, हर घर की बहनें घर की सफाई करती हैं। आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने उसी क्रम में उस अपने कमरे की सफाई की। जब वो सफाई सामने आई तो आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने ये कहा कि जिस जगह पर हम रहते हैं, गांधी जी ने हमें सिखाया है कि हम सब लोगों को सफाई का पालन करना चाहिए और ये हमारा कर्तव्य है। इस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने सफाई की बात को कहा, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का बयान कितना शर्मनाक है कि उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी सफाई करने के ही योग्य हैं। मैं समझता हूं कि देश की आधी आबादी महिला बहन जो अपने घर की सफाई करती है, साथ में जो दलित भाई सफाई कर्मी जो नगर, कस्बे, महानगरों की सफाई करते हैं, ये योगी आदित्यनाथ जी का बयान उनके अपमान जैसा है। कांग्रेस पार्टी आज इस झाड़ू को लगाकर यह प्रदर्शित करने का काम कर रही है कि हम इस झाड़ू लगाने को भी सम्मान और स्वाभिमान मानते हैं और स्वाभिमान और सम्मान की रक्षा के लिए इस सरकार को उखाड़कर फेंकने का काम करेंगे इसी झाड़ू के सहारे। लखीमपुर कांड का जो है 20 तारीख को सुनवाई टाल दी गई, 20 तारीख को सुनवाई, इस पे क्या कहना है? देखिए, सरकार का ढुलमुल रवैया, अपराधियों को संरक्षण देना, और यह स्पष्ट है यह सरकार अपराधियों को नहीं पकड़ना चाहती। उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि दुर्भाग्यपूर्ण घटना रही है। मैं समझता हूं कि दुर्भाग्यपूर्ण घटना तो निश्चित तौर से रही है, क्योंकि सरकार के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे के द्वारा गाड़ियों से कुचलकर जो शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे किसान, उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। मेरा सवाल है मुख्यमंत्री जी से, छोटे बड़े मामलों में बुलडोजर चलवा देने वाले मुख्यमंत्री जी अजय मिश्रा टेनी जी के घर पर बुलडोजर कब चलवाएंगे? उनका पोस्टर कब जारी करेंगे जिन अपराधियों ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया? सपा कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार की नीतियों के विरोध में मौन पदयात्रा निकालकर प्रदर्शन किया। बेनियाबाग तिराहे से रजत श्रीवास्तव, जीशान अंसारी व ईशान श्रीवास्तव के संयुक्त नेतृत्व में देश प्रदेश में लगातार बढ़ रहे पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी के दामों, बढ़ते अपराध व किसानों की हत्या के विरोध में समाजवादी पार्टी के सभी फ्रंटल संगठनों ने अर्धनग्न अवस्था में हाथ व मुंह बांधकर मौन पदयात्रा निकालकर सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। समाजवादी पार्टी के नेता जीशान अंसारी ने कहा कि जिस प्रकार से मोदी व योगी सरकार युवाओं के प्रति उदासीन व ढुलमुल रवैया अपना रही है, इससे प्रदेश के युवाओं के साथ साथ प्रदेश का भविष्य भी गर्त में जा रहा है। न कोई सरकारी वैकेंसी है, न रोजगार गारंटी की स्कीम है। सरकार को हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद से ऊपर उठकर जनहित के मुद्दे पर काम करना चाहिए, न कि समाज के प्रति उदासीन रुख रखना चाहिए। पदयात्रा विभिन्न मार्गों से होते हुए लोहराबीर स्थित आजाद पार्क पहुंचकर समाप्त हुई। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से संदीप मिश्रा, हारून अंसारी, सत्यप्रकाश सोनकर, अक्षय पांडे इत्यादि बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज हम सभी समाजवादी साथी रजत श्रीवास्तव और जीशान अंसारी के नेतृत्व में एक मौन जुलूस निकाल रहे हैं। मौन जुलूस निकालने का सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि आज पूरे प्रदेश में और देश में लगातार अपराध चरम पे है, महंगाई चरम पे है, भ्रष्टाचार चरम पे है, बलात्कार चरम पे है। तो 100 बात की एक बात, आपके सब अपराध का जवाब हम मौन होकर देंगे। और आने वाले समय में क्या आप ये सोचते हैं कि जनता माफ कर देगी? आपका भ्रम टूट जाएगा और हम अपनी बातों का जवाब शांतिपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से देने का प्रयास करेंगे। अभी बेनिया से हम लोग जुलूस निकाल के पैदल मार्च आजाद पार्क तक लोहराबीर जाएंगे और वहां पर आजाद की प्रतिमा को माल्यार्पण कर वहां पर
आज हम लोग उत्तर प्रदेश की तानाशाह सरकार के खिलाफ जो डीजल, पेट्रोल, गैस हर तरीके से महंगाई की चरम सीमा पार कर गई है, जिससे गरीबों का 2 वक्त की रोटी मिलना मुश्किल हो चुका है। आज उसी की कड़ी में आज हम समाजवादी पार्टी के नौजवान बेनीनाबाद चौराहे से मौन जुलूस के रूप में लाड़ाबीर आजाद पार्क तक हम लोग जाएंगे और ये संदेश बनारस के लोगों को, आम जन के लोगों को देंगे कि ये योगी और मोदी की सरकार जो कहती थी बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अब की बार मोदी सरकार, तो ये बताने का काम करेंगे बहुत हुआ भ्रष्टाचार, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार नहीं चाहिए मोदी सरकार, योगी सरकार। इस नारे के साथ, इस सोच के साथ आज हम लोग बनारस की धरती पे बनारस के लोगों को जागरूक करेंगे कि अब हमें नहीं चाहिए मोदी और योगी की सरकार। बहुत हुई महंगाई की मार, बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, बहुत हुई भ्रष्टाचार, बहुत हुई महिलाओं पे अत्याचार, अब नहीं चाहिए मुझे मोदी और योगी सरकार। जय हिंद, जय समाज। रोहनिया विधानसभा के ऊंचे गांव के ग्रामीण पानी खरीदकर जीवन यापन करने को मजबूर हैं। रोहनिया विधानसभा के ऊंच गांव में लोग पानी खरीदने के लिए मजबूर हो गए हैं। गांव में करीब 20 से 25 ऐसे घर हैं जो 100 रुपए प्रति माह पर पानी खरीदते हैं। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाएं अभी तक नहीं पहुंची है और न ही गांव में प्रधान या विधायक आते हैं। महिलाओं ने कहा कि पानी को लेकर काफी दिक्कत है। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में 400 परिवार रहते हैं, यहाँ एक ही हैंडपाइप है। कुछ लोगों ने अपना समरसेबल लगवाया हुआ है, उनसे लोग 100 रुपए प्रति महीने पर पानी लेने का काम करते हैं। लोगों ने बताया कि गांव में कभी भी विधायक सुरेंद्र नारायण सिंह नहीं आते हैं, जिससे उन्हें गांव की हकीकत के बारे में पता नहीं चल पाया है। क्या समस्या है आपको? पानी का दिक्कत है। कहाँ से पानी लाती हैं? ये 1 बीघा दूर से। और हैंडपंप कहीं बिगड़ जाए तो आप कहाँ से पानी लाती हैं? इनके उनके चला कली पर से लियावल जाला, चाटे सुनल जाला। गांव में और चापाकल की व्यवस्था नहीं है? नहीं। आप लोगों का डेली का काम यही हाँ, है? रोज का डेली का काम है। सुबह से कितनी लाइनें लग जाती? 3 बजे 4 बजे ले लाइन लगला तो पानी मिलला। कितना परिवार भरता है पानी? हमने का 8 परानी का खर्चा है। गांव में कितने लोग? अरे तब वो 250 आदमी का बा। चांदनी जी, आप घर में रह रही हैं, आवास आपका बना नहीं है, और सुविधाएं कौन कौन सी सरकार की तरफ से मिली आपको? अभी कुछ नहीं मिला हम लोग के। परेशानी तो पानी का भी होता हम लोग के। ओकरे बाद आवाज भी ना हल, हमने तो पानी दूर तक जाइला आना बदे। दूरी तक पानी जब तो पिया वाला ले आके 2 बाल्टी रख लेला तो दिन भर चलला, फिर शाम के लिए तो फिर सबर तक चलला, फिर ओके बाद ताल में हमने के नहाए जाए के होला। कहीं हैंडपंप बिगड़ गया तो फिर कहाँ से पानी लाती हैं आप? तब फिर बहुत फजियत हो जाला, तब पानी वो 2 दिन का 3 दिन का हमने पीला पानी। तो ये कह रहे हैं कि कितने परिवार के लोग वहाँ इस एक हैंडपंप से पानी भरते हैं? वो पूरा गांव के पानी भरते हैं चापाकल। क्या दिक्कत है आपको? कितनी समस्याओं का सामना कर रही हैं? पानी नहीं बा साहब, पानी का दिक्कत बा, रह के ठिकान नहीं बा, यह कुल दिक्कत बा हमके। मरई ने गुजर करत बाई, कैसे कैसे पानी ने रात भर बरसात होत बा, वही पानी ने जन के अपन गुजर करत बाई, बैठ के बिहान या तिरपाल पौलवा के छा के बाई। जो पानी की यहाँ समस्या है, सही बात है, सत्य बात है, बहुत बड़ा समस्या है। यहाँ कम से कम ना ही कुछ तो छोट बड़ 400 परिवार एक ही है, जो सामने आपके हैंडपाइप है, इसी से पानी का जीविका चलता है। जी, लोग यहाँ पानी खरीद कर ले रहे, पी रहे हैं, कितना रुपया महीना लेते हैं? जी ऐसा है कि यहाँ जिनको अथवा कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कि अपना सबरसेबुल लगवाए हैं, तो ऐसे हैं कि 100 रुपया महीना दे करके लोग पानी पीते हैं। यहाँ का गांव का विकास सर 0 है। अभी तक जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय योगी मुख्यमंत्री जी का जो भी आता कि हमने 50 करोड़ रुपया भेज दिया हुआ अथवा विकास के लिए, ये सब कागज़ के पन्ने पर है, सब कागज़ पर है। ये सब 0 आपने देख लिया है, जांच कर लिया कि इन्होंने कितना विकास किया है, कहाँ पैसा लगाए हैं। हमको तो लगता है कि जो भी कुछ ही बोले हैं, जो भी करते हैं, कहते हैं कुछ, करते हैं कुछ, केवल कागज़ के पन्ने पर लिख जाता है कि इतना मैंने पैसा दे दिया। यही के ये सांसद हैं और यहीं के प्रधानमंत्री हैं हमारे। विधायक जी की बात की जाए तो विधायक जी का गांव में आते हैं कभी? नहीं, कभी। अभी जब तक मतलब कि ये 4.5 साल का कार्यकाल बीत गया, कभी सुरेंद्र नारायण सिंह कभी गांव में दिखाई नहीं दिए।
ये सच्चाई है। इसीलिए गांव की समस्याएं उनको नहीं पता। नहीं पता है उनको, गांव का समस्या, गांव के बारे में उनको कुछ पता नहीं है। जब गांव में आएंगे, क्षेत्र में जब घूमेंगे तब ना समझ में आएगा। जब घर में बैठे रहेंगे तो क्या समझ में आएगा। तो घर में बैठ करके ही अपना काम कर रहे हैं। नवरात्रि महोत्सव की दूसरी संध्या में कलाकारों ने गीत नृत्य के माध्यम से मां भगवती को नमन किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद घाट पर चल रहे नवरात्रि महोत्सव की दूसरी सांस्कृतिक संध्या पर गायक कलाकार आनंद किशोर मिश्र व राकेश तिवारी ने देवी गीतों की प्रस्तुति कर गंगा तट पर स्वरगंगा प्रवाहित की। कार्यक्रम के प्रारंभ में युवा सितार वादक नीरज मिश्र के सितार से निकली झनकार ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। इसके बाद आनंद किशोर मिश्र ने अपने भजनों को मां गंगा व देवी दुर्गा को समर्पित किया। इसी क्रम में गायक राकेश तिवारी ने भी एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति की। इससे पूर्व पर्यटन विभाग, आश्रय सेवा संस्थान व सुबह बनारस के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस 9 दिवसीय नवरात्रि महोत्सव की दूसरी संध्या का पर्यटन, धर्मार्थ, संस्कृति व प्रोटोकॉल राज्य मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी व डॉक्टर वीरेंद्र प्रताप सिंह, डॉक्टर रत्नेश्वर वर्मा, दीपक मिश्रा, महंत शंकरपुरी ने दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया। इसके उपरांत काशी में विभिन्न क्षेत्रों में अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित करने वाली विभूतियों का अंगवस्त्रम व स्मृति चिन्ह प्रदान कर राज्य मंत्री ने सम्मानित किया। कार्यक्रम का संयोजन सुबह बनारस के प्रमोद कुमार मिश्रा, क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी कीर्तिमान श्रीवास्तव व पवन शुक्ला ने किया। सांस्कृतिक संध्या में डॉक्टर जया राय के निर्देशन में युवा कथक कलाकारों ने महिषासुर मर्दिनी स्वरूप पर आधारित नृत्य प्रस्तुत किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। क्या वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जीवन ज्योति विकलांग संस्थान द्वारा विश्व दृष्टि दिवस के उपलक्ष्य में जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। सारनाथ स्थित म्यूजियम के समक्ष जीवन ज्योति विकलांग संस्थान द्वारा विश्व दृष्टि दिवस के पूर्व सप्ताह के अवसर पर एक सांस्कृतिक एवं जन जागरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिक व मुख्य अतिथि राजेश मिश्रा, जिला दिव्यांग सशक्तिकरण अधिकारी ने कहा कि इस वर्ष का थीम लव योर आई है। उन्होंने बताया कि हम सभी को अपनी आंखों की देखभाल करनी चाहिए और इसे सुरक्षित रखने की स्वयं की जिम्मेदारी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें स्वयं जागरूक होना होगा तथा दूसरों को भी जागरूक करना होगा। आज का कार्यक्रम विश्व दृष्टि दिवस के पूर्व सप्ताह के अवसर पर आयोजित था। ये कार्यक्रम लव योर आइज थीम पर, जिससे कि नेत्रों की सुरक्षा, सामान्य जो नागरिक हैं उनके जो नेत्रों की सुरक्षा है उसके संदर्भ में एक जागरूकता का कार्यक्रम आज कराया गया है। इस जागरूकता में बहुत सारी बातों जैसे ट्रीटमेंट से उपचार के संबंध में, इसके अलावा क्या क्या सावधानियां बच्चों को रखनी चाहिए अपनी आंखों की सुरक्षा को लेकर के, जैसे कि मोबाइल का कम यूज़, हरी पत्तेदार सब्जियां खाना और भी अधिक से अधिक स्क्रीन से दूर रहना, इस प्रकार के सावधानियों को अपना करके ये बच्चे अपने नेत्रों को सुरक्षित रख सकते हैं, अधिक से अधिक अपने जीवन को शारीरिक विकृतियों से दूर रख सकते हैं। इस बात का एक जागरूकता कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया। मैं यह समझता हूँ और मेरे विभाग जो दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग का मैं नोडल अधिकारी हूँ, इस नाते भी मेरी एक अपील है सामान्य नागरिकों से कि वो ये आज के परिवेश में खास करके टेलीविज़न और ऑनलाइन युग में अपने बच्चों की सुरक्षा, नेत्रों की सुरक्षा पर अधिक से अधिक ध्यान दें, जिससे कि बच्चों की पढ़ाई और उनके नेत्र
दोनों ही उनके जीवन में एक अमूल्य विषय बनकर रहे और उसको सुरक्षा मिलती रहे। इतनी तेजी से आजकल अब लोग देखा जा रहा है कि आँखों में समस्या बढ़ रही है, विभाग की तरफ से क्या जागरूकता आयोजन किया जा रहा है? हाँ, बहुत बढ़िया विषय है। इस दिवस पर हमारे जितने भी हमारे दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा स्पर्श राजकीय विद्यालय संचालित हैं, जिसमें कि नेत्रहीन बच्चे, दृष्टिबाधित बच्चे ही पढ़ते हैं। उन विद्यालयों के माध्यम से एक अच्छा जागरूकता कार्यक्रम पूरे प्रदेश में आयोजित किया जाता है। प्रत्येक वर्ष, इस वर्ष भी किया जा रहा है। वहाँ पर भी इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। नेत्रों की सुरक्षा को लेकर के सामान्य जागरूकता से उठ कर के वहाँ तो इंक्लूसिवनेस पर भी ध्यान दिया गया है। इंक्लूसिव कहने का मतलब ये कि जो नेत्रहीन हो चुके हैं, जो दृष्टिबाधित हो चुके हैं, उनके लिए स्पेशल विद्यालय स्थापित करके हम इस विभाग इस तरह का प्रयास कर रहा है कि नेत्र वाले और नेत्रहीन हम दोनों के लिए जितना कर सकते हैं वह कर सकते हैं। वहाँ पर असेसमेंट कैंप भी आयोजित किए जाते हैं। इन नेत्रहीन बच्चों के लिए, जो नेत्रहीन हो जाते हैं, उनके लिए हमारा विभाग जो है कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण वितरण योजना के तहत उन्हें उपकरण प्रदान करता है, जिससे उनको दैनिक जीवन में उनको सुगमता मिले। इसके अलावा नए नए विद्यालय, इंक्लूसिव स्कूल, जैसे कि अभी मैं बताना चाहता हूं कि जनपद वाराणसी में जालूपुर में एक समेकित विद्यालय विभाग की तरफ से बनने जा रहा है, जिसमें 100 बच्चों के आवासीय व्यवस्था के साथ उसमें 560 की स्ट्रेंथ बच्चों की होगी। वो पढ़ाई भी करेंगे, वो प्रस्तावित है। उसके लिए आगे की कार्य योजना बन रही है। बहुत ही जल्दी निर्माण कार्य उसमें प्रारंभ करके उस कार्य को भी पूर्ण किया जाएगा। तो इस दिशा में एक समेकित संरचना में हम प्रयास कर रहे हैं कि विभाग प्रयास कर रहा है कि नेत्रहीन और नेत्र वाले सभी लोगों के लिए एक व्यापक माहौल तैयार किया जाए, जिससे कि उनकी नेत्रों की भी सुरक्षा हो और सामान्य शिक्षा भी। कई सालों से ये विश्व दृष्टि दिवस पूरे विश्व में मनाया जाता है और हमारी संस्थान में गत 4-5 सालों से बड़े गति से हम इसको आयोजित करते हैं और उत्साह से आयोजित करते हैं। इसलिए आयोजित करते हैं कि हमें पता है हमारे संस्थान का जो मिशन है नेत्रहीनता के बारे में, मतलब नेत्रहीन बच्चों को शिक्षा देना, नेत्रहीनता हटाना, नेत्रहीनता के रोकथाम के लिए कार्य करना, ये जो मिशन हमने अपनाया है। और साथ ही साथ इंक्लूसिव एजुकेशन का जो हम लोगों ने एक बड़ा उठाया है, यही बच्चों को सम्मानित करने के लिए नेत्रहीन बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ पढ़ा के, सिखा के, बढ़ा के ये जो बेड़ा उठाया है वो उसी कारण से, और बस उसी दर्द से हम जानते हैं कि नेत्रहीन बच्चों को कैसे फील होता है अपनी ज़िंदगी में। तो इसलिए चाहते हैं कि कोई हमारे इस संसार में, हमारे इस विश्व में, हमारे इस देश में, हमारे भारत, हमारे शहर में, हमारे गांव में कोई नेत्रहीन बच्चा वो ना रहे, सबको आँखें रहें और इस दुनिया की सुंदरता वे देख सकें। इसीलिए एक अवेयरनेस उत्पन्न करने के लिए, अवेयरनेस देने के लिए समाज में हम ये आज का विश्व दृष्टि दिवस मना रहे हैं। और बस अवेयरनेस लाने के लिए कि सभी लोग अपनी अपनी आँखों की केयर करें, संभालें, सुरक्षा रखें और साथ ही साथ यदि पढ़ें इनसे तो अपनी आँखों को नेत्रदान करके अन्य जिनको नहीं दिखाई देता है उनको नेत्रदान करके उनको आँखों की प्रकाशित करें। भाजपा द्वारा सहकारिता समिति की बैठक की गई। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हर बूथ को मजबूत करने की कवायद जोरों पर शुरू हो गई है, ताकि इस बार उत्तर प्रदेश में सियासी जमीन को और भी ज्यादा मजबूत बनाया जा सके। इसी क्रम में सहकारिता समिति की बैठक की गई, जहां पर समाज के लोगों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए रणनीति तय की गई। प्रदेश प्रभारी विद्यासागर सोनकर ने कार्यकर्ताओं से हर व्यक्ति तक अपनी पहुंच मजबूत बनाने को लेकर रणनीति बनाई। उन्होंने कहा कि सहकारी समिति का काम लोगों को मूलभूत सुविधाएं देना है। ऐसे में शहर हो या गांव, हर लोगों तक पहुंचकर हमें पार्टी की सोच को लोगों को बताना है, साथ ही उनका फीडबैक भी लेना है। काशी क्षेत्र में हमारे संगठन की दृष्टि से 15 जिले हैं। इस सभी जिलों के सभी संयोजक, सह संयोजक बुलाए गए हैं। सहकारिता एक बड़ा क्षेत्र है। सहकारिता नीचे से लेकर ऊपर तक जुड़ा हुआ क्षेत्र है। इसकी महत्ता को 1904 में स्थापित सहकारिता सहकार
सहकारिता का जो गठन हुआ उससे लेके अब तक अनेकों बार सहकारिता में चेयरमैन बनते हैं, आप सुनते होंगे। डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक आपने सुना होगा, सेंट्रल कंज्यूमर सुना होगा, आपने DCDF सुना होगा। ये सारे इसके अंग हैं। क्रय विक्रय समितियाँ हैं, साधन सहकारी समितियाँ हैं, लेकिन इतने महत्वपूर्ण है कि हमारे जीवन बिना सहकार के चल नहीं सकता। सहकारिता जीवन के हर क्षेत्र में आवश्यक है। पहले आप गांव में देखते रहे होंगे कि गांव में एक दो आदमी के पास एक एक बैल होते थे तो हर सजा करके करते। यही कोऑपरेशन है, जो कोऑपरेशन से हम काम करते हैं। इसकी महत्ता को हमारी भारत सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने समझा और श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी ने इस मंत्रालय का भारत सरकार के अंदर अलग से गठन किया। अभी वर्तमान में हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान में भारत सरकार के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के पास वह सहकारिता विभाग है। सारे प्रदेशों में तो था, लेकिन ये कृषि मंत्रालय के अधीन था। इसकी महत्ता को समझते हुए कि जब तक ये जन जन तक नहीं जुड़ेगा, हम सहकारिता के माध्यम से नीचे तक नहीं जाएंगे, तो जो हमारा लक्ष्य है कि हम उत्तर प्रदेश के अंदर या पूरे देश के अंदर किसानों की आमदनी को दूनी कर सकें, किसानों तक सारी सुविधाओं को पहुंचा सकें, तो उसका सबसे सशक्त माध्यम सहकारिता है। हर गांव में सहकारी समितियां हैं, हर तहसील स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर क्रय विक्रय समितियां हैं, जिला स्तर पर हमारे केंद्रीय उपभोक्ता और सहकारी केंद्रीय सहकारी संघ और जिला सहकारी बैंक है। कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव के आगमन के मद्देनजर तैयारियां अंतिम चरण पर चल रही हैं। कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी की प्रस्तावित रैली को देखते हुए तैयारियों के संदर्भ में बैठक की गई। उत्तरी विधानसभा के अंतर्गत खजरी में महासचिव मनीष चौबे के नेतृत्व में लगभग 500 महिलाओं और पुरुष ने बैठक में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कैबिनेट मंत्री छत्तीसगढ़ सरकार राजेश तिवारी ने प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर शहर के विभिन्न जगहों के लिए रवाना किया। उन्होंने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि निश्चित तौर पर जिस तरह आज यहाँ महंगाई से त्रस्त होकर मातृशक्ति इकट्ठा हुई है, निश्चित तौर पर आने वाले 2022 विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। आए हुए अतिथियों का स्वागत पूर्व प्रदेश महासचिव सतीश चौबे ने किया। संचालन महासचिव महानगर कांग्रेस मनीष चौबे ने व धन्यवाद सेवा दल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रमोद पांडे ने दिया। इस अवसर पर महानगर कांग्रेस अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे, सुदीप गुप्ता, चंदन पटेल इत्यादि बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। चूँकि ये हमारे देश के प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है और पूरे देश के लोगों को ऐसा विश्वास था कि जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री जैसे व्यक्ति कर रहे हैं और उसमें भी नरेंद्र मोदी जी, जिसको भारतीय जनता पार्टी के लोग विकास पुरुष की संज्ञा देते हैं, लेकिन यहाँ पे जो बनारस की दयनीय स्थिति जो देखने को मिल रही है कि विकास शून्य है और जिस प्रकार से अपराधीकरण पूरे उत्तर प्रदेश में हुआ है, तो ये जो 10 तारीख को प्रियंका जी की जो रैली होने वाली है वो किसानों की समस्याओं को, महिलाओं की समस्याओं को, बेरोजगार साथियों को, महंगाई को, कोरोना की वजह से जो लाखों लोग जो बेमौत मारे गए, जिनको दवाइयाँ नहीं मिलती, जो पीड़ित हुए, हमारे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था जो चौपट हुई, ये सारे विषयों को लेकर जो है प्रियंका गांधी जो है रैली में संघनाद करेगी। और यहाँ इस रैली का से पूरा संदेश जो खाली उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में जाएगा कि प्रियंका गांधी जो है एक सशक्त नेतृत्व जो उभर के सामने आई है और पूरे उत्तर प्रदेश के लोग उनको जो है बहुत उम्मीद भरे नज़रों से देख रहे हैं और उनके नेतृत्व में जो है हम उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ेंगे। यहाँ पे आज बेसिक शिक्षा मंत्री आए हुए थे, उनका दावा था कि शिक्षा का ग्राफ यहाँ पे काफ़ी बढ़ा हुआ है, योगी सरकार में काफ़ी उन्नति हुई है सरकारी विद्यालयों की और नो एडमिशन के बोर्ड भी लग रहे हैं, क्या कहेंगे? ये बात तो किसी से छुपा नहीं है कि कितनी जर्जर स्थिति जो है यहाँ के स्कूलों की है। शिक्षक वहाँ पे कई स्कूलों में शिक्षक नहीं है, वहाँ पे लोगों को बच्चों के बैठने की व्यवस्था नहीं है, लोगों को किताबें नहीं मिलती। शिक्षा का स्तर कितना गिरा हुआ है ये पूरे उत्तर प्रदेश के लोग जो है बेहतर तरीके से जानते हैं। तो चूँकि हमेशा इन लोग की भारतीय जनता पार्टी के जो नेताओं को जो जीरो स्थिति होती है उसको कहते हैं देश में नंबर 1, चाहे वो शिक्षा में हो, स्वास्थ्य में हो, चाहे सड़कों के मामले में हो, हर मामले में। तो सिर्फ एक प्रोपोगंडा करना जो है इनको आता है और सिर्फ ये प्रचार के माध्यम से अपने आप को स्थापित करना जानते हैं। लॉ एंड ऑर्डर पे क्या कहेंगे यहाँ पे? जैसे प्रियंका जी को यहाँ पर रोका गया, बघेल जी को रोका गया एयरपोर्ट पे, लॉ एंड ऑर्डर पे काफ़ी इनका रहता है कि कानून की व्यवस्था बहुत टाइट है। देखिए, इसी से आप समझ जाइए कि जहाँ पे जब जनप्रतिनिधियों को कहीं पे जाने से, अपने दुख व्यक्त करने के लिए जाने से रोका जाए,
इसका मतलब उत्तर प्रदेश की सरकार डरी हुई है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अच्छी नहीं है, वो नेताओं को सुरक्षा नहीं दे सकती। आज अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महासचिव, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रभारी माननीय प्रियंका गांधी जी का 10 अक्टूबर को काशी में जो विशाल जनसभा आयोजित है, उस कड़ी में आज खजूरी उत्तरी विधानसभा के तमाम मातृशक्तियों के साथ, अपने कांग्रेस साथियों के साथ, आम जनता के साथ राजेश तिवारी जी प्रभारी उत्तर प्रदेश कांग्रेस सचिव ऑल इंडिया कांग्रेस, उन्होंने आज यहाँ पे आए और मातृशक्ति से सबसे निवेदन किया कि अधिक से अधिक संख्या में 10 तारीख को माननीय प्रियंका गांधी के विचारों को सुनने के लिए आमंत्रित किया गया। और उसके बाद एक प्रचार वाहन रैली जो 10 तारीख को प्रियंका गांधी जी की रैली में तमाम जगह गली गली में बनारस के सड़कों पे घूमकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से निवेदन करने का काम हमारे कार्यकर्ता उसमें बैठकर करेंगे कि अधिक से अधिक संख्या में उस दिन लोग रैली में पहुँचे। उस कड़ी में आज राजेश तिवारी जी, सतीश चौबे जी ने उसको हरी झंडी दिखाकर यहाँ से विधानसभा के लिए रवाना किया। ये बताइए मनीष जी, जो सदस्यता ग्रहण किया आज लोगों ने, हाँ, कुल और कितने लोगों ने तकरीबन सदस्यता ग्रहण की कांग्रेस? आज लगभग हमारे करीब 130-35 महिलाओं ने कांग्रेस की सदस्यता हमारे ग्लोरिया यूथम जी के नेतृत्व में लगभग 125-130-35 महिलाओं ने, लिस्ट अभी बन रही है, आगे की भी लिस्ट जारी है जो प्रेस में हम लोग आपको भेजेंगे। तो उन्होंने कांग्रेस में अपनी आस्था दिखाई, विश्वास दिखाया। जो महिलाओं की आम समस्या है, बढ़ती हुई महंगाई, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे कड़ुआ तेल हो, चाहे राशन हो, चाहे गैस, किसी भी तरह की आप बात करें तो महंगाई हर तरह से रसोई में, किचन में मार रही है। तो आज महिलाओं की ये पीड़ा सबसे ज़्यादा है, जो इस सरकार में नाराज़ होकर, दुखी होकर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर रही हैं। प्रियंका गांधी के नेतृत्व में अपना विश्वास देख रही हैं कि हम इनको मुख्यमंत्री बनाएंगे और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश को फिर से उत्तर प्रदेश। किस तरह की तैयारी है रैली को लेकर, जो जनसभा है? आप मीडिया के साथी हैं, आप तमाम देख रहे हैं कि लगातार 15 दिनों से हमारे कांग्रेस के साथी लखनऊ, दिल्ली से तमाम नेता यहाँ बनारस में आकर कैंप किए हुए हैं, इस रैली की तैयारी में लगे हुए हैं। और बनारस में माननीय प्रियंका गांधी जी नवरात्रि के महीने में उत्तर प्रदेश में जो 2022 में कांग्रेस का चुनाव होने वाला है, विधानसभा का चुनाव होने वाला है, उसमें काशी की धरती से बाबा भोलेनाथ की नगरी में मां अन्नपूर्णा का आशीर्वाद लेकर, मां दुर्गा जी का आशीर्वाद लेकर वो रैली नहीं होगा, एक रैला होगा। उस दिन आप मीडिया के साथी और बनारस की जनता और कांग्रेस के साथी गवाह होंगे कि ये रैली है या रैला है। जो संदेश माननीय प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश में देना चाहती हैं, वो काशी की धरती और भोलेनाथ की नगरी से शुरुआत। इसी कड़ी में शहर कांग्रेस के पूर्व मीडिया प्रभारी अमिताभ दीक्षित ने बताया कि 10 अक्टूबर को कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी का वाराणसी आगमन हो रहा है, जिसे देखते हुए सारी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। उनका कार्यक्रम जगतपुर पीजी कॉलेज में होना है। इसके साथ ही वो काशी विश्वनाथ मंदिर में भी हाजिरी लगाएंगी। अमिताभ जी, आपकी महबूब नेता आ रही हैं प्रियंका जी, तो किस तरह का आप लोगों ने यहाँ पर अपना ये तैयारियाँ पूर्ण कर ली हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस में नया जोश भरने के लिए आगामी उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव का बिगुल फूंकने के लिए हमारी माननीय प्रियंका गांधी जी कल 10 तारीख को काशी में यहाँ पर एक विशाल जनसभा को और काशी विश्वनाथ मंदिर में अपना मत्था टेकते हुए उत्तर प्रदेश में चुनाव का बिगुल फूंकने का काम करने के लिए कर आ रही हैं। इसकी तैयारी के लिए हम लोगों ने पिछले 10-15 दिनों से लगातार गांव-गांव, शहर के गलियों में, काशी के घाटों पे यहाँ की जनता को मिलके हम लोगों ने प्रियंका गांधी के 10 तारीख के कार्यक्रम के लिए सभी लोगों को जागरूक किया है। यहाँ की जनता, यहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ता और पूर्व और वर्तमान सारे पदाधिकारी, यहाँ के जिला और शहर कांग्रेस कमेटियाँ, फ्रंटल संगठन, सभी लोग जोर शोर से 15 दिन से हम लोगों ने मेहनत किया है और कल इसका परिणाम जगतपुर
डिग्री कॉलेज में, जहां माननीय प्रियंका गांधी जी की सभा है, वो देखने के मिलेगा। और साथ ही कल भारी संख्या में काशीवासी भी यहाँ पे इस सभा को शिरकत करने के लिए पहुँचेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरीके से काशी के अंदर और पूरे देश और प्रदेश के अंदर महंगाई के लिए मुद्दे पे, पेट्रोल के मुद्दे पे, अनाज के मुद्दे पे, सरसों तेल और रिफाइंड के मुद्दे पे, हम गैस सिलेंडर के मुद्दे पे लड़ने के लिए प्रियंका की अगुवाई में हम जनता के साथ सड़कों पे उतरने जा रहे हैं। बरेका में कोरोना योद्धा गौरव सम्मान का आयोजन किया गया। कोरोना योद्धा गौरव सम्मान के अंतर्गत बनारस रेल इंजन कारखाना के प्रमुख मुख्य विद्युत इंजीनियर राजेश कुमार राय ने कोरोना के खिलाफ जंग में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कोरोना योद्धाओं को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया। प्राविधिक प्रशिक्षण केंद्र के प्रेक्षागृह में प्रमुख मुख्य विद्युत इंजीनियर राजेश कुमार राय ने बरेका के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कोरोना योद्धा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में मुख्य विद्युत इंजीनियर सर्विस एवं उत्पादन M.K. गुप्ता, मुख्य यांत्रिक इंजीनियर उत्पादन एवं मार्केटिंग नीरज जैन इत्यादि लोग प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। ये जो हमारे समय हमारे BLW कैंपस में जो कोरोना की आपकी विपदा आई थी, इसमें जो हमारे कर्मचारियों ने आगे बढ़कर अपने सरकारी कार्य करते हुए भी और अपने स्टाफ की और अपने अधिकारियों की इस विपत्ति की मदद की है, उनको दवाई पहुंचाई, हॉस्पिटल एडमिट किया और मतलब सब कुछ उनको कार्य संपन्न कराया है। उनके मतलब हम उनके आदर में सर्टिफिकेट दिए हैं। करीब 400 लोगों को ये सर्टिफिकेट दिया गया है, बट आज यहाँ पर हमने करीब 140 लोगों को इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया है सर्टिफिकेट। सारनाथ बरईपुर निवासी सुनीता भारद्वाज ने राष्ट्रीय स्तर पर तीरंदाजी प्रतियोगिता में रजत पदक प्राप्त किया। सारनाथ बरईपुर निवासी एक पान विक्रेता की पुत्री सुनीता भारद्वाज ने राष्ट्रीय स्तर पर तीरंदाजी प्रतियोगिता में रजत पदक हासिल किया है। सुनीता ने अपने जिले व क्षेत्र ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश का भी नाम रोशन किया है। ये बात सुनकर क्षेत्रवासियों में काफी उत्साह का माहौल है और उनको बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। इसी क्रम में शहर उत्तरी के विधायक व मंत्री रविंद्र जायसवाल ने उनके घर पहुंचकर उन्हें बधाई दी और उन्होंने अपने निजी खर्चे से 2.5 लाख की किट व BPT का कोर्स फ्री कराने का आश्वासन भी दिया है। इस मौके पर मंत्री अनिल राजभर ने भी तीरंदाज सुनीता को बधाई दी है। कि हम सब लोगों के लिए गौरव की बात है, पूरे बनारस के लिए और विशेष तौर पर जो राजभर समाज है, गरीब परिवार है और उसके घर की बेटी देश के स्तर पर कोई प्रदर्शन करे तो इससे बढ़कर खुशी की बात क्या हो सकती है। हम सभी लोग गौरवान्वित हैं। भगवान सारंगनाथ से प्रार्थना करते हैं, बाबा विश्वनाथ से भी प्रार्थना करते हैं कि इनको और ज्यादा ताकत दे। इस बार इन्होंने रजत पदक जीता है, अगले बार स्वर्ण पदक जीत कर आवे और इसी तरीके से ये खेलती रहें। एक समय ऐसा भी आए जब ये देश का, भारतवर्ष का प्रतिनिधित्व करते हुए भी मेडल जीते। हम लोगों की ऐसी शुभकामनाएं। रविंद्र जायसवाल मंत्री ने आपसे क्या कहा, क्या वादा किया? बोले हैं कि रिकॉर्ड दिलाऊंगा, जो आपको चाहिए वो मिल जाएगा। कैसे प्रेरणा मिली तीरंदाजी जाने में, कैसे प्रेरणा? पहले तो ग्राउंड हमारे यहीं सारनाथ में ही खुला था, तो महाबोधि इंटर कॉलेज में, तो पापा देखे थे तो पापा मम्मी बोले कि जाओ करो, तो वहाँ से करना स्टार्ट किया। जहाँ लड़कियों को लोग ज़्यादातर पढ़ाते नहीं हैं, आगे नहीं बढ़ाते हैं, वहाँ पे कितना सपोर्ट मिला परिवार वालों? परिवार वालों का पूरा सपोर्ट है। आगे क्या लक्ष्य है? आगे लक्ष्य है ओलंपिक में गोल्ड दिलाना। क्या करते हैं? पान की दुकान है। कैसा लग रहा है आज जो आपकी? बहुत खुशी की बात है कि बच्ची हमारी तीरंदाजी से जीत के आई रजत। पूरे गांव कष्ट उठाना पड़ा, कितना अपनी मेहनत की कष्ट को इस मुकाम पर पहुंचाने? कष्ट तो बहुत हुआ पैसा वैसा देने में, लेकिन जुगाड़ करके हम इधर उधर से कहीं से घींच तान कर उनको हमेशा देंगे। क्या चाहते हैं सरकार से कि और क्या आगे आपकी बेटी बढ़े, क्या मदद मिले? आप चाहते हैं कि मदद मिले बराबर सरकार से और इनको हम विदेश तक गोल्ड मेडल जीत के लाएं।
पुलिस लाइन के क्वार्टर में विवाहिता ने संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगा ली। पुलिस लाइन के क्वार्टर में 30 वर्षीय शारदा देवी नामक महिला ने संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगा ली, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। मृतका के ससुर सब इंस्पेक्टर चंद्रदेव राम ज्ञानपुर भदोही में तैनात हैं। मौके पर पहुंचे एसीपी कैंट रत्नेश्वर सिंह ने फॉरेंसिक टीम को सूचित करते हुए आगे की कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि खाना बनाने की बात पर सास से हुए मामूली विवाद में महिला ने आग लगा ली है। मृतका है शारदा देवी, इनके पति जितेंद्र कुमार हैं, इनके ससुर सब इंस्पेक्टर हैं चंद्रदेव राम। आज सुबह अपनी सास से खाना बनाने को लेकर थोड़ी बातचीत हुई थी। उसके बाद लगभग 11 बजे के आसपास एक कमरा बंद करके मिट्टी का तेल छिड़क करके आग लगा दी। इनके पति और सास घर पर मौजूद थी। पति ने दरवाज़ा तोड़ करके इनको निकाला और तब तक इनकी मृत्यु हो चुकी थी। कोई विवाद था क्या लोगों का? अभी तो ऐसा कुछ नहीं बता रहे हैं केवल खाना बनाने को लेकर के कही थे। ऐसा कुछ विवाद भी नहीं हुआ था, लेकिन अब और विवेचना की। कहाँ पर हैं हस्बैंड? नहीं, हस्बैंड तो सिक्योरिटी गार्ड हैं। ससुर हैं सब इंस्पेक्टर, भदोही में भी पोस्टेड हैं। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव के आगमन को देखते हुए प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू ने मणिकर्णिका घाट पहुंचकर किया सफाई का कार्य। भाजपा द्वारा सहकारिता समिति की गई बैठक। बरेका में कोरोना योद्धा गौरव सम्मान का हुआ आयोजन। और सारनाथ बराईपुर निवासी सुनीता भारद्वाज ने राष्ट्रीय स्तर पर तीरंदाजी प्रतियोगिता में प्राप्त किया रजत पदक। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।